हेलो, नमस्कार साथियों। विश्लेषण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एमएसपी से जुड़े हुए सारी बातों को यहाँ जानेंगे। हमारे जो अन्नदाता हैं क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या किसान आयोग की क्या सिफारिश थी जिनके लिए किसान मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग की जो सिफारिश है उनको लागू किया जाए। दूसरा, हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, कैसे एमएसपी का उद्घाटन हुआ या कैसे एमएसपी आया, उसको हम पूरा जानेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आपको पता होगा 1964 से लेके 1966 तक हमारे जो देश के पीएम थे, तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये जो नारा इन्होंने दिया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जय जवान जय किसान। जय जवान का मतलब ये था कि उस समय 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। उसके बाद 1965 में भारत और पाक के मध्य युद्ध हुआ। तो सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे बोला गया जय जवान, और इसके साथ एक बात और बोली, जय किसान। जय किसान का नारा इसलिए दिया गया, उस समय की जो परिस्थितियां थी ऐसी थी कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था। हमको विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने एक नारा दिया, जय किसान। क्यों दिया? कृषि में उत्पादन बढ़ाने हेतु, जिससे कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बन सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक, अब उस समय के जो वित्त मंत्री थे सुब्रमण्यम, तत्कालीन वित्त मंत्री, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे, उस समय जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला कि वित्त मंत्री जी, कोई ऐसा सुझाव बताइए जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए थोड़ा सा मनोबल मिले, जिससे कि अब खेती में वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, कृषि में ऐसा उत्पादन करें जिससे हमारी उत्पादन क्षमता है वो अधिशेष की स्थिति में आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी जो खाद्यान्न की क्षमता है, खाद्यान्न उत्पादन करने की क्षमता है, अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इसको हम ऐसी स्थिति में लेके आ जाएं जिससे हम खाद्यान्न का अन्य देशों को निर्यात भी कर सकें। इसलिए उस समय के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। उन्हें 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति, जिसको हम एल के झा समिति भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एल के झा समिति भी बोलते हैं। जो एल के झा समिति है, इन्होंने ये बोला कि आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके आइए।
इसको हम एमएसपी बोलते हैं, ये इन्हीं की देन है। इस कमेटी ने बोला एक आप एमएसपी निर्धारित कर दीजिए कुछ फसलों के लिए, जो आपके मुख्य फसल है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, सरसों है, इनके लिए आप एमएसपी निर्धारित कर दें। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या, इसका मतलब ये था, एमएसपी का मतलब उस समय और आज भी ये है कि कोई भी किसान फसल बुआई से पहले उसकी फसल की एक निश्चित कीमत निर्धारित कर दी जाएगी, जिससे ये ना हो कि वो अधिशेष उत्पादन की स्थिति में उसकी फसल खराब हो जाए। इसकी गारंटी सरकार ये लेती है कि अगर आपकी फसल बाजार मूल्य पर नहीं बिक पाती तो हम आपको एमएसपी के तहत उस फसल के मूल्य की वैल्यू हम आपको प्रदान करेंगे। इसको एमएसपी बोला गया। क्या बोला गया, एमएसपी। इसमें एमएसपी में वर्तमान में 22 फसलें, इसमें वर्तमान में 22 फसलें शामिल हैं। कितनी, 22 फसलें प्लस 1 एफआरपी है गन्ने के लिए, उचित, इसको बोलते हैं उचित व लाभकारी लाभकारी मूल्य, एफआरपी को बोला जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। अब जो 22 फसलों का निर्धारित एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, ये 22 फसलें हैं, उनमें से 14 फसल आपकी खरीफ की है, 6 फसल आपकी रबी की, और 2 फसल आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं। कितनी है अभी तक, वित्त मंत्री 1966 1964-66 के आसपास कौन थे, अरविंद, सॉरी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने एक समिति का निर्धारण किया था, कौन सी थी, लक्ष्मीकांत समिति। किस लिए, कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लाभ हेतु, ठीक, इन्होंने ये बोला कि आप एमएसपी लेके आइए। क्या, एमएसपी, एमएसपी क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी में फसलों की बुवाई से पूर्व कीमत निर्धारित की जाती है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि जो कीमत है, एमएसपी की जो कीमत है, उसको कौन निर्धारित करता है। क्या राज्य सरकारें करती हैं, क्या केंद्र सरकारें करती हैं, या इसके लिए कोई समिति बनाई गई है वो ऐसे निर्धारित करती है। कीमत का निर्धारण कौन करता है, एमएसपी की कीमत का निर्धारण, इसके लिए एक समिति है, सीएसीपी। इसका नाम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत व मूल्य आयोग।
ये कब बना भाई सीएसीपी? ये बना है 1965 में। ठीक। अब ये क्या करता है, फसलों की कीमत की सिफारिशें एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक इकोनॉमिक अफेयर्स रहती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति। ये जो प्रमुख रहते हैं वो रहते हैं आपके पीएम महोदय। कौन रहते हैं? पीएम महोदय। ये अंतिम निर्णय लेते हैं एमएसपी निर्धारण का। जो सीएसीपी होती है वो ये सिफारिश करती है कि मान लो गन्ने की फसल है, गन्ने की तो एफआरपी के तहत आती है। जो मान लो चावल की फसल है, चावल की फसल का जो है एमएसपी होना चाहिए मान लो 2000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। ये क्या है, ये सिफारिश करेगी कैबिनेट कमेटी को, कैबिनेट कमेटी इसको अप्रूवल देगी। अब जो एमएसपी के निर्धारण के लिए सीएससीपी जो मानक तैयार करती है, उसने जो मानक बनाए वो किस आधार पर किसी फसल का एमएसपी मूल्य का निर्धारण करती है, हम उसको देखते हैं। वो क्या है, एमएसपी निर्धारण हेतु मानक। क्या है भाई, जब कृषि की जाती है तो उसमें दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक लागतें वो होती है स्पष्ट रूप से आपको दिखती हैं, जैसे मान लो वो ट्यूबवेल लेके आया, कोई कृषक ट्यूबवेल लेके आ रहा है तो आपको दिख रहा है कि हाँ वो ट्यूबवेल लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मान लो वो अगर ट्यूबवेल लेके आ रहा है, वो ट्यूबवेल के बदले या तो उसको रुपए देगा ट्यूबवेल वाले मालिक को, दुकानदार को, या उसके बदले उसको गेहूं दे सकता है, चावल दे सकता है, या कुछ ऐसी वस्तुएं दे सकता है। तो इसमें दो प्रकार की लागतें शामिल की गई हैं। इसमें लागतों दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है स्पष्ट लागतें, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक होती है निहित लागतें, इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। इसमें कृषक वस्तु या मुद्रा के द्वारा भुगतान करता है। एक्सप्लिसिट में क्या है, स्पष्ट लागतों में क्या है, इसमें क्या है, जो किसान है मान लो कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, ठीक, अब वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है तो या तो उसको रुपए देगा ट्रैक्टर वाले कंपनी को, या वो ये काम कर ले कि वो गेहूं दे दे, या मान लो कोई और इक्विपमेंट लेके आ रहा है वो, ठीक, मान लो कोई मशीन लेके आ रहा है, ठीक, तो मशीन के बदले या तो उसको वो रुपए दे दे या अपनी कोई ऐसी वस्तु दे दे जिसने उतने मूल्य की हो। तो इसको क्या स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है, ये लागत लग रही है। दूसरा होता है निहित लागत है। निहित लागतों में क्या होता है, इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं। एक होता है पारिवारिक श्रम, दूसरी होती है उसकी स्वयं की पूंजी, ठीक, तीसरा उसमें होता है उसकी स्वयं की भूमि, स्वयं की भूमि। देखो एक तो इसके बदले वो वस्तु दे सकता है या मुद्रा दे रहा है किसी वस्तु के बदले,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पष्ट लागत है, जो हमें दिख रही है, स्पष्ट रूप से लग रही है लागत है। दूसरा उसकी स्वयं की श्रम, उसका लेबर हमें दिख नहीं रहा, वो खेत में कितना लेबर कर रहा है, उसकी स्वयं की पूंजी हमें नहीं दिख रही। हमें ये भी नहीं दिख रहा कि उसकी जो भूमि है उसका रेंट कितना है, ये भी हमको दिख नहीं रहा, उसको बोलते हैं निहित लागतें, इम्प्लीसिट कॉस्ट। आए यहां तक समझ में? अब देखिए, अब इसमें एमएसपी के निर्धारण में कुछ इंडिकेटर हैं, उनको नाम दे दिया गया है A1, A2, A2 प्लस FL, A2 प्लस FL, एक होता है C2। इनको समझते हैं ये क्या है। A2 क्या होता है, इसमें स्पष्ट लागत है, याद रखनी है, कौन सी लागत है, स्पष्ट लागत है। भूमि का किराया, किराया शामिल इसमें नहीं है। स्पष्ट लागत है मतलब A1। A2 में क्या है, स्पष्ट लागत है प्लस स्पष्ट लागत है प्लस भूमि का किराया, जो उसने किराए पे भूमि ली है, रेंट पे, उसको बोलते हैं A2। अभी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, उसकी एक तो स्वयं की पूंजी, दूसरा उसकी स्वयं की भूमि, तीसरा स्वयं की उसकी लेबर। अभी इसमें क्या है, उसकी भूमि का किराया तो शामिल किया गया है, लेकिन उसकी पूंजी का नहीं किया, उसकी जो लेबर है उसका नहीं किया। तो इसमें क्या है, A2 प्लस FL में उसका A2 प्लस पारिवारिक श्रम, इसको शामिल किया जाता है। A2 का मतलब समझ में आया, स्पष्ट लागतें जो दिख रही हैं आपको। मान लो जिस सेवा के बदले, जिस कोई वस्तु वो खरीद रहा है, उसके बदले वो कोई ऐसे अपनी वस्तु दे रहा है, गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, या उसके लिए मूल मुद्रा दे रहा है, रुपए दे रहा है, तो क्या स्पष्ट लागत है। जैसे मान लो एक बार और, उसने मान लो बैल खरीदे, ठीक, अपने जोतने के लिए बैल खरीदे, खैर ये पुरानी बात होगी, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल के लिए हम इसको मान लेते हैं। कोई किसान है, उसने अपने लिए बैल खरीदे, ठीक, और उस बैल के बदले वो क्या कर सकता है, एक तो रुपए में उसको दे सकता है पैसे जिससे उसने खरीदा है, दूसरा ये कर सकता है उसके बदले वो गेहूं दे सकता है, उसको उतने मूल्य का है, चावल दे सकता है। तो ये लागत जो उसने लगाई, तो ये हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसको क्या हम बोलते हैं, स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी बात मैंने ये बताई आपको, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई कृषक है, उसकी स्वयं की पूंजी तो होगी, कोई फसल कर रहा है, उसमें और पूंजी तो लगाया, केवल बैल ही तो नहीं चाहिए उसको, कुछ और भी लगाएगा उसमें। दूसरा उसके स्वयं की लेबर लगी हुई है, उसमें घर परिवार के 8-10 लोग लगे हुए हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहा है इसमें। दूसरा उसकी खुद की जो रेंट है, खुद की जो भूमि है, मान लो किसी में 2 बीघे कहते हैं, किसी में 4 बीघे, तो उसकी जो अपनी जमीन है उसका रेंट इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब A2 में क्या है, जो वो रेंट पे भूमि ले रहा है वो है, प्लस उसकी पारिवारिक श्रम है, इसको शामिल किया जाता है, ठीक। अब C2 क्या है, C2 में क्या है, स्पष्ट लागतें प्लस निहित लागतें, निहित लागतें। निहित लागतों में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एक मैंने बताया था आपका स्वयं की स्वयं की पूंजी, स्वयं का श्रम, ठीक, स्वयं की भूमि, मैंने ये बताया था आपको निहित लागतों में। अब इसमें A2 में क्या है, स्पष्ट लागतें पूरी है, या भूमि का किराया वो शामिल किया गया है। A2 में क्या है, उसकी पारिवारिक श्रम को भी इसमें शामिल किया गया है।
ठीक, लेकिन उसकी पूंजी को नहीं शामिल किया गया है। ठीक, ये छोड़ दिया गया है। और जो रेंट पे भूमि ले रहा है केवल उसी को शामिल किया गया है। भूमि का किराया, उसकी स्वयं की भूमि को नहीं शामिल किया गया इसमें कि उसका कितना रेंट हो सकता है। अब C2 में क्या है, पूरी स्पष्ट लागतें प्लस पूरी निहित लागतें, इन दोनों को शामिल करके हमने C2 बोला गया है। अब हमने C2 क्यों जाना, अभी इसको आगे देखेंगे। C2 क्यों जाना, अभी हमने A2 प्लस FL जाना। A2 प्लस FL क्या होता है, यही A2 प्लस FL इस समय CACP द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा MSP का आधार है। क्या है, MSP का आधार। बस इसलिए आपको कहानी बता रहा था कि MSP कैसे निकाला जा रहा है। आया समझ में? चलिए अब हम आगे देखते हैं MS स्वामीनाथन जी ने क्या बोला है। MS स्वामीनाथन आयोग, या इसको हम किसान आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसान आयोग। इन्होंने बोला, ये जो आयोग आया है 2004 में। अभी आपको मैंने C2 बताया था। C2, C2 स्पष्ट लागतें प्लस निहित लागतें। ठीक, इन दोनों को मिला के हमने C2 बोला गया था। इन्होंने ये बोला कि मान लो कोई फसल है, उसका आप MSP निर्धारण के लिए A2 प्लस FL नहीं होना चाहिए, उसके निर्धारण के लिए आप C2 प्लस 50% होना चाहिए बराबर MSP, ये इन्होंने बोला। इन्होंने ये बोला। दूसरी बात और बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं C2 और 50% MSP का निर्धारण कैसे किया। मान लो कोई फसल है, मान लो गेहूं है। ठीक, गेहूं की जो लागतें आ रही हैं, स्पष्ट लागतें 50 रुपए है, और जो निहित लागत है उसकी श्रम, उसकी स्वयं की पूंजी, उसकी स्वयं की पूंजी, वो भी मान लो 50 रुपए है, मान लेते हैं। इन दोनों को मिला के गेहूं की जो कीमत है मान लेते हैं 100 रुपए प्रति क्विंटल है, मान लेते हैं 100 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक, या आप ऐसे समझ लीजिए 1500 1500 कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ठीक, ये इतना आया। अब इन्होंने बोला ये 3000 तो होना चाहिए पूरा, 3000 प्लस 50% और बढ़ा के दीजिए आप, प्लस 1500 और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 4500 रुपये। ये आपकी प्रति क्विंटल गेहूं की MSP होनी चाहिए। ऐसे निर्धारण होना चाहिए, स्पष्ट लागतें भी पूरी हो और निहित लागत दोनों को जोड़ते हुए उसमें 50% ज्यादा बढ़ा के देना चाहिए। मान लो स्पष्ट लागतें और निहित लागतों से गेहूं प्रति क्विंटल 3000 रुपये प्रति क्विंटल आ रहा है, तो उसमें 50% और बढ़ा के हमको उसका MSP का निर्धारण करना चाहिए। तो ये इन्होंने बोला था, इसने किसान आयोग या स्वामीनाथन आयोग ने। दूसरा इन्होंने ये बोला कि किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए, फार्मर्स कमीशन। ठीक, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, और इन्होंने बोला MSP के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए।
आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब किसान क्या कह रहे हैं हम उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक और बात इसमें बता दूं कि जो एमएसपी है, एमएसपी के लिए कोई वैधानिक कानून नहीं है हमारे पास। अगर मान लो सरकार इसको लेने से मना कर देती है किसी फसल को, तो वैधानिक कानून इसके लिए नहीं है। ठीक, इसके लिए वैधानिक कोई कानून नहीं है। अगर सरकार इसको एमएसपी को एक कोटा से अधिक लेने से मना कर देती है, तो कोई किसान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, कोई इसके लिए कानून नहीं है। अब किसानों की क्या मांग है? पहली मांग, पहली मांग उनकी यही है जो भी मैंने आपको बताया है, कि जो किसान आयोग है, किसान आयोग या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किया जाए। या हम ये कहें एमएसपी का निर्धारण C2 + 25% आधार पर हो। सॉरी 25 नहीं, 50%, सॉरी, पर हो। दूसरा इनका कहना यह है कि जो आप 22+1 23 फसलों के जो एमएसपी दे रहे हो, 22 फसल, 14 फसल खरीफ की हैं, 6 फसल रबी की हैं, 2 फसल वाणिज्यिक फसल है, तो उनके लिए केवल 22 फसलों के लिए एक एफआरपी है, गन्ने के लिए दिया जाता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य इसको बोला जाता है। तो आप केवल 22 या 23 फसलों के लिए एमएसपी दे रहे हो, वो सभी फसलों के लिए दिया जाए। दूसरा कहना इनका क्या है? सभी फसलों के लिए एमएसपी हो। ठीक। तीसरा इनका ये कहना ये है कि एमएसपी के लिए एक वैधानिक कानून बनाया जाए। चौथा इनके लिए कहना यह है, जो 60 वर्ष से अधिक के कृषक हैं, कृषकों को पेंशन दी जाए। ठीक, क्या क्या मांग है भाई किसानों की? किसान आयोग की सिफारिशों को या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एमएसपी का निर्धारण C2 + 50% आधार पर हो। तो दूसरी मांग है कि ये सभी फसलों के लिए एमएसपी हो, सभी फसलों के लिए, केवल 22 फसलों के लिए ना हो। तीसरी मांग इनकी ये है कि एमएसपी के लिए एक वैधानिक कानून बनाया जाए। वैधानिक कानून, अभी तक कोई कानून नहीं है एमएसपी के लिए। चौथी मांग इनकी ये है कि 60 ईयर से ऊपर के अधिक कृषकों को पेंशन दी जाए। ठीक, इनकी मांग ये है, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सरकार क्या कह रही है इसके। सरकार क्या कह रही है भाई सरकार इस पे? सरकार का मतलब ये है कि अगर सभी फसलों के लिए एमएसपी हम देते हैं, तो उससे फसल विविधता, फसलों की विविधता बाधित होगी। कैसे बाधित होगी? मान लो सरसों है, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लो 5500 रुपए प्रति क्विंटल है, तो कोई व्यक्ति फिर गेहूं हुआ बाजरा को क्यों करना चाहेगा? सब सरसों ही करेंगे ना। तो इससे क्या है,
क्रॉप का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा उस चीज से। तो इसलिए सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। सरकार का कहना ये भी है कि फसलों की विविधता कम होगी, विविधता बाधित होगी। दूसरा इनका कहना ये है कि इनके पास अगर ये दे भी देते हैं सही फसलों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा अभाव है। इतनी फसलों को कहां रखेंगे, ये भी तो एक दिक्कत हो सकती है। अच्छा, भंडारण कौन करता है इस समय? एफसीआई करती है। थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। कब हुई स्थापना इसकी? 1964 में। तीसरा, इससे क्या होगा, जो हमारा जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय प्रभावित होगा। ठीक, अभी हमारा इस समय पूंजीगत व्यय है बजट 2024-25 के लिए, वो क्या ऐसे प्रभावित हो जाएगा। ठीक, तो यही सब सरकार का कहना है। अब हमें देखना है कि सरकार क्या डिसीजन इस पे लेती है, उसके बाद आगे आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना कि सरकार ने क्या डिसीजन लिया है इस पे, कितने फसलों के लिए और एमएसपी बढ़ा दी है या क्या सरकार कह रही है, उस पर आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी सारा यही है, पूरा हमने ये जाना कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हम क्यों एमएसपी लेके आए, कैसे इसका निर्धारण होता है, कितनी फसलों को दिया जाता है, कौन सी कमेटी करती है, उसको निर्णय कौन सी कमेटी लेती है, ये हमने सारा जाना है। A2 जाना, A2+FL जाना, C2 जाना, किसान आयोग की रिकमेंडेशन जानी, किसान क्या मांग कर रहे हैं हमने ये जाना, और सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कह रही है हमने ये जाना। अब आगे सरकार क्या स्टेप लेती है वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।